Hello students, welcome to our channel Unique Topper. I am Nishesham Yadav, your maths teacher. Today I will be sharing the chapter first of class 10th NCERT book. So in previous video I have shared the summary of real number. If you have not watched the video, go and watch the previous video that I have shared with all of you guys. And today I will be sharing each and every topic one by one. So first of all we will learn what is real number. कल मैंने आप सबको समरी दे दी थी अबाउट द चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के बारे में, जिसमें मैंने आपको रियल नंबर बताया था, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा बताया था, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम बताया था, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक बताया था, मोर कंसेप्ट्स अबाउट रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बताया था, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी। यानी कि प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर फर्स्ट में जो जो चीज़ें हैं उसकी सारी समरी आप सबको प्रोवाइड कर दी थी। तो अब हम उस चीज़ को डिटेल में पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है रियल नंबर। सो व्हाट इज़ रियल नंबर? तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टेकन टुगेदर और कॉल्ड रियल नंबर। क्या डेफिनेशन कह रही है? ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टेकन टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ग्रुप को ही हम रियल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज रेशनल नंबर एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर। तो हमें रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है ये जानना होगा। उसके बाद हम बताएंगे कि रियल नंबर होता क्या है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है? ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टेकन टुगेदर आर नोन एज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रियल नंबर। रियल नंबर क्या होती है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ग्रुप्स को ही हम रियल नंबर बोलते हैं। तो अभी रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में हम आप सबसे बात करेंगे। सो व्हाट इज रेशनल नंबर? Any number that can be expressed in the form of p by q where q is not equal to 0, p and q both are integers having highest common factor is 1. तो डेफिनेशन क्या कहती है हम देखते हैं। एनी नंबर, कोई भी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, कोई भी नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, जहाँ पे q आपका 0 नहीं होना चाहिए और p और q These value belongs to integer. P और Q आपका integer से होना चाहिए। P and Q should be integers having the highest common factor 1. यानी कि कोई भी नंबर जिसको हम P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, जहाँ पर Q आपका 0 ना हो और P और Q दोनों आपके इंटीजर्स होने चाहिए और P और Q का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। क्या है रेशनल नंबर? जिसको हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए, जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर्स से बिलोंग करें और q आपका 0 ना हो और p और q का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दैट शुड बी 1, यानी कि p और q को 1 डिवाइड कर सके, 1 के अलावा कोई भी नंबर डिवाइड ना कर सके, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं हम रेशनल नंबर के। तो अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो इसको देखेंगे कि क्या ये सारे जो नंबर्स हैं वेदर दीज नंबर्स आर रेशनल नंबर और नॉट। तो मैंने पहला नंबर ले लिया 2, ठीक है। इसको चेक करते हैं कि क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं। अगर ये डेफिनेशंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है तो ये आपका रेशनल नंबर है। तो चेक करते हैं। तो पहले डेफिनेशन में क्या कहा जाता है कि कोई भी नंबर अगर p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाए, तो क्या मैं 2 को p by q के फॉर्म में लिख सकती हूँ? क्या हम 2 को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो देखो 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 by 1, जहाँ पर आपका 2 आपका p है, 1 आपका q है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो q आपका 0 नहीं है, करेक्ट, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये कहती है कि p एंड q हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, तो p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या 1 होना चाहिए।
तो 2 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, देयरफॉर 2 इज अ रेशनल नंबर। उसी तरह से 2.5 को चेक कर सकते हैं हम, 2.5 को चेक करते हैं। अच्छा 2.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर दे, 2.5 को ऐसे लिख सकते हैं 25/10, राइट। इसको सिंप्लीफाई करें, 5 5 से 25, 5 2 से 10, तो ये कितना बन जाएगा? 5/2। अच्छा अब चेक करते हैं कि क्या 5/2 इज ए रेशनल नंबर है। तो डेफिनेशन के हिसाब से इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरे में क्या है? q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q आपका 0 नहीं है, q वहां पे आपका 2 है, करेक्ट। तीसरी कंडीशन क्या कहती है? p एंड q हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, p एंड q हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1। p और q का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे p आपका 5 है, q आपका 2 है, इन दोनों को 1 के अलावा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो 5/2 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज p बाई q के फॉर्म में इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया और q आपका 0 नहीं है और p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, इसीलिए 2.5 आपका क्या है? रेशनल नंबर है। 2.5 इज इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि डेसिमल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ठीक। अच्छा उसके बाद -1 को चेक करते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर है, -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं -1/1, ठीक है। p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया मैंने और डेफिनेशन में कहा गया है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q आपका 0 नहीं है, गुड। एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं p आपका -1 है, दैट इज नेगेटिव इंटीजर, q आपका 1 है, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे -1 और 1 दोनों आपके क्या है? इंटीजर्स है, ठीक है। q आपका 0 नहीं है और p और q का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दैट इज 1, तो इसीलिए -1 भी आपका क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक। 2 होल 3/2 ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 + 3 7/2, ये आपका 7p है, ये 2 आपका q है, ठीक। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो जा रही है, p बाई q के फॉर्म में मैंने एक्सप्रेस कर दिया। दूसरे में क्या है कि p q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q आपका 0 नहीं है, गुड, q आपका 2 है, ये भी फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि p एंड q आर इंटीजर्स एंड p एंड q हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1। p और q आपके इंटीजर्स हैं, p आपका 7 ये पॉजिटिव इंटीजर, q आपका 2 ये भी पॉजिटिव इंटीजर, और 7 और 2 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो HCF है वो कितना है? 1 है, इसीलिए ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर दे रहा है, ठीक है, जो कि डेफिनेशन में मैंने बताया था। तो इस हिसाब से 2 होल 3/2 इज अ रेशनल नंबर, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं फ्रैक्शंस पर। यहाँ 5/2 इज अ फ्रैक्शन, 5/2 इसको हम 5 को p लिख सकते हैं, 2 को हम q लिख सकते हैं। अच्छा p और q आपका दोनों इंटीजर्स है, q आपका 0 नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, p एंड q हैव HCF 1। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो जा रही है, ये भी कंडीशन। पहले तो p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो और चेक कर लो कि क्या q आपका 0 है कि नहीं है। q आपका 0 नहीं है, गुड, और p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1। कोई भी नंबर दिया रहेगा अगर वो सिंप्लीफाइड हो जाए तो उसको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि आगे वाले एग्जाम्पल में है, देखो 12/6, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 1 6, 6 × 2 12। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 12/6 को हम लिख सकते हैं 2/1, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि वेदर 12/6 इज ए रेशनल नंबर, ऑफ कोर्स रेशनल नंबर है, ठीक है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2/1, जहाँ पे 2 और 1 आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, और q आपका 0 नहीं है, q इज नॉट 0 हियर, एंड p एंड q हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, p एंड q हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF इज इक्वल टू 1। तो 12/6 को पहले हम एक्सप्रेस करेंगे 2/1 एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में और चेक करेंगे कि क्या q 0 है आपका, q तो 0 नहीं है आपका, ठीक है, एंड p एंड q हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1।
तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 2, 2.5 माइनस 1, 2 होल 3/2, 5/2, 12/6, these are all rational numbers because these numbers can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers, q is not equal to 0, both p and q have highest common factor is equal to 1, therefore these numbers are all rational number. बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आता है कि जीरो आपका रेशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं कि क्या हम जीरो को p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। जीरो को ऐसे लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। जीरो आपका p है, ये आपका q है, p बाई क्यू के फॉर्म में मैंने एक्सप्रेस कर दिया, गुड। दूसरी कंडीशन क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0, q आपका 0 नहीं है, q आपका 1 है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। तीसरा ये कहता है कि p एंड q हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, तो p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर p एंड q ये आपके ऑब्वियसली इंटीजर्स हैं, 0 भी आपका क्या है इंटीजर है, 1 भी आपका क्या है इंटीजर है, p एंड q हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो 0 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो इसीलिए 0 इज कॉल्ड एज रेशनल नंबर, क्योंकि 0 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 0/1, 0/1 मैंने एक्सप्रेस कर दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या डिनोमिनेटर आपका 0 है कि नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। और इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है, तो इसीलिए ये सारे कंडीशंस को फुलफिल कर दे रहा है 0, इसीलिए ये आपका क्या है रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या 0, 1, 2, 2.5, 2 होल 3/2, दीज आर ऑल रेशनल नंबर्स, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी कि ये रेशनल नंबर्स क्यों हैं, आप सब जानते हैं, क्योंकि इन सारे नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर ले रहे हैं, इसीलिए ये सारे नंबर्स जो हैं रेशनल नंबर हैं, ठीक है। तो फिर हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे, होल नंबर्स और रेशनल नंबर, ऑब्वियसली 0, 1, 2, 0, 1, 2 ये सब क्या है आपके होल नंबर है, और इसको भी हम क्या p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, so we can say that whole numbers are rational number, clear। next decimals are rational number, 2.5 is the decimal number and this is also a rational number, clear। next fractions are rational number, सबसे आसान तरीका है fractions, fraction हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में ही रहेगा, राइट। अब उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि p और q दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है। तो फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, जैसे ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है 2 होल 3/2, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे देन इट विल बी 2 × 2 4 + 3 7, 7/2, सो 7/2 इज अ रेशनल नंबर। तो हमने क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, दैट होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, डेसिमल्स आर रेशनल नंबर, फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं बता दूं, अच्छा इंटीजर क्या होता है सबको पता है, 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे देखो -1, -2, -3, ठीक है। अच्छा ये आपका क्या है 0, 1, 2, 3, 4 होल नंबर है, और ये भी आपका क्या है, ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स भी आपके क्या हैं रेशनल नंबर हैं, क्योंकि इसको भी मैं p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, -3 को -3/1, -2 को -2/1, -1 को -1/1, 0 को 0/1, 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1 and so on. So these are all rational numbers. So what we can say that rational fractions, decimal numbers, integers, whole numbers, these are all rational numbers. Clear? तो चलो देखते हैं अब irrational नंबर क्या होता है हमारा। तो डेफिनेशन क्या कहती है ये हम पहले पढ़ते हैं, व्हाट इज irrational number, the numbers which cannot be expressed, the numbers which cannot be expressed in the form of p by q, where q is not equal to 0, p and q are integers and have no highest common factor other than 1,
तो सिंपल सा ये है कि जो भी नंबर्स आपके रेशनल नंबर नहीं है, जो भी नंबर्स आपके रेशनल नंबर नहीं है, दैट नंबर इज एन इरेशनल नंबर्स. द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q इज नोन एज इरेशनल नंबर. एक और चीज जान लेते हैं, और वी कैन से दैट अंडर रूट p इज अ रेशन इज ए इरेशनल नंबर. यहाँ पे इरेशनल होगा, ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर. अंडर रूट p इज एन इरेशनल नंबर वेयर p इज ए प्राइम नंबर. क्या यहाँ पे कह रहे हैं हम, अंडर रूट p आपका क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर जहां पे p जो है प्राइम नंबर है, ठीक है. अंडर रूट p इज एन इरेशनल नंबर इफ p इज ए प्राइम नंबर. एंड प्रूविंग विल बी डिस्कस लेटर. जो अंडर रूट p, हाउ अंडर रूट p इज एन इरेशनल नंबर, इसकी प्रूविंग मैं आगे करवाऊंगी जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगी. देन आई विल प्रूव हाउ अंडर रूट p इज एन इरेशनल नंबर. ओके, और अगर हायर कंसेप्ट्स पे जाएं तो एक चीज और हम कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर. नॉन टर्मिनेटिंग non-recurring decimal expansions are known as irrational number. Non-terminating non-repeating decimal expansions are known as irrational number, or we can say that under root p is an irrational number if p is a prime number. Okay, तो एग्जांपल्स हम इसके देख लेते हैं irrational number के, ठीक है. फॉर एग्जांपल अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, 3 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 आर इरेशनल नंबर्स, आर इरेशनल नंबर्स. ऐसा क्यों है, देखो अभी मैंने क्या बोला था, अंडर रूट p इज एन इरेशनल नंबर. अंडर रूट p को मैंने इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखा था, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखा था जहां पे p आपका क्या है, प्राइम नंबर है, राइट. तो एग्जांपल्स में अब चेक करते हैं हम, पहले इसको देखते हैं अंडर रूट 2 को. तो यहाँ पे 2 आपका क्या है, प्राइम नंबर है, therefore under root 2 is an irrational number. Same goes with under root 3. 3 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है, so under root 3 is an irrational number. यहाँ पे देखो 3 प्लस अंडर रूट 5, क्लास 9th में आप सबने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी. जब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है या फिर रेशनल नंबर मिलता है, ठीक है. तो वहां से 3 प्लस अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. प्रूविंग हम आगे करवाएंगे. एंड अंडर रूट 5 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. क्लियर हो गया. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या बताया था मैंने रियल नंबर की, ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर, राइट. डेफिनेशन यही थी, ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ग्रुप को ही यहाँ पे आर जो है रेशनल नंबर को डिनोट कर रहा है, इरेशनल नंबर को आई से डिनोट कर देते हैं. रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ग्रुप्स को ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं. तो रेशनल नंबर के रेशनल नंबर्स में मैंने क्या क्या एग्जांपल दिए थे आप सबको, 0, 1, 2, -1 भी था इंटीजर्स में, ठीक है, ये भी तो इंटीजर है, 1, 2 ये सब आपके इंटीजर्स हैं. -1, ओके. नेक्स्ट 2.5 डेसिमल नंबर्स में था, 2 होल 3/2, ठीक है, ये आपके रेशनल नंबर हुए. इरेशनल नंबर में क्या एग्जाम्पल मैंने दिया था, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, ठीक है. इन्हीं के ग्रुप्स को, इन नंबर्स के ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं. रेशनल नंबर का रेशनल नंबर ये है, इरेशनल नंबर ये है. अब इन्हीं को अगर हम एक साथ मिला के लिख दे, 0, 1, 2, -1, 2.5, 2 होल 3/2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, यानी कि सॉरी रियल नंबर. इसे हम क्या बोलेंगे, इन सबको रियल नंबर बोलेंगे. यानी कि रियल नंबर अपने आप में ही एक नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है. रियल नंबर के अंदर आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, डेसिमल्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ठीक है, ये सारे नंबर्स आ जाते हैं. क्लियर हो गया. ओके, ठीक है. तो डेफिनेशन से हमने रियल नंबर सीख लिया कि रियल नंबर होता क्या है, ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स. उसके बाद मैंने रेशनल नंबर की डेफिनेशन दी थी, उसके बाद इरेशनल नंबर की डेफिनेशन दी थी अलोंग विथ एग्जांपल्स. वहां से मैंने कंक्लूड किया व्हाट इज रियल नंबर. रियल नंबर क्या होता है, 0, 1, 2, -1, -2, 2 होल 3/2, दी अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, दीज आर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है. चलो
रियल नंबर की डेफिनेशन खत्म हो गई। आगे क्या पढ़ेंगे? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज और मैं बता देती हूँ, पाई। पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है। अच्छा, ये पाई जो है आपका रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है? पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों है? बिकॉज इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। डेसिमल एक्सपेंसेस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, इसीलिए इसको मैंने क्या किया है, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। क्योंकि देख के तो हम बता सकते हैं कि चलो ये P है और ये Q है, ठीक है। P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए हम इसको। Q यहाँ पे आपका 0 नहीं है और P और Q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। लेकिन उसके बाद भी जब मैं इसको 22 को 7 से डिवाइड कर रही हूँ तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। इसी वजह से पाई को कैटेगराइज किया गया है इन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो है काफी काम की है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर नोन एज इरेशनल नंबर, जहां पे टर्मिनेटिंग and terminating but not repeating decimal expansions, these will categorize in rational number. ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का जो कंसेप्ट है वो एक्सरसाइज 1.3 में आया है, तो इसको मैं डिटेल में आगे बताऊंगी। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, ठीक है। तो पाई एक एक्सेप्शन है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? चलो आगे क्या पढ़ना है हमें? इक्विलिट्स डिवीजन लेमा। इक्विलिट्स डिवीजन लेमा पढ़ना है, ठीक है। तो इक्विलिट्स डिवीजन लेमा पढ़ाने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि इक्विलिट्स डिवीजन लेमा है क्या, ठीक है। बुक में बहुत लंबी चौड़ी इसकी डेफिनेशन दी गई है, थियरम्स दिए गए हैं, तो मैं एग्जांपल से समझाऊंगी, इससे आप सबको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलो कोई दो नंबर ले लेते हैं हम, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। 12 ले लिया मैंने और 5 ले लिया, ठीक। आई एम टेकिंग टू पॉजिटिव इंटीजर 12 एंड 5। दो पॉजिटिव इंटीजर मैंने ले लिया 12 एंड 5। तो क्लास 6, 5th, 4th में आप सबने डिवीजन किया होगा, तो मैं अभी यहाँ पे करो, ठीक है। 12 को मैं 5 से डिवाइड कर रही हूँ, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अच्छा, 5 को क्या बोलते हैं? डिवाइजर, इफ आई एम राइट। 5 को डिवाइजर बोलते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। अच्छा, पेन के कलर में प्रॉब्लम है तो मैं वाइट कलर ले लेती हूँ, ठीक है। दिखेगा आप बच्चों को? 2 आपका क्या है? कोशेंट है, राइट। और ये 2 आपका क्या है? रिमाइंडर है ना। मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 12 और 5। 12 आपका बड़ा नंबर है, 5 आपका छोटा नंबर है, इसलिए मैंने 12 को डिवाइड किया 5 से। तो 5 2 ज़ा 10, 2 बार चला है ये, 5 इंटू 2 10। अब सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आपका रिमाइंडर आ गया, 2 आपका कोशेंट आ गया। अच्छा, यहाँ से मैं 12 को ऐसे लिख सकती हूँ, कैन आई राइट 12 लाइक दिस? 12 लाइक दिस, 5 इंटू 2 प्लस 2, राइट। इस तरह से लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 12। तो LHS इक्वल टू RHS, इक्वेशन करेक्ट है। तो ऑफ कोर्स मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ से लिखते हैं। 12 आपका क्या है? डिवाइडेंड है, 5 आपका क्या है? ठीक है, 12 आपका डिवाइडेंड है, 5 आपका यहाँ पे डिवाइजर है। 2 आपका क्या है? कोशेंट है। आपका कोशेंट है, प्लस ये 2 आपका क्या है? रिमाइंडर है, ठीक है। तो हम इसको डिवाइडेंड को ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू कोशेंट
प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड को कैसे लिख सकते हैं? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बस यही जो चीज़ है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज नोन एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसका क्या यूज़ है, और इसके यूज़ से हम क्या किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो सब सारी चीज़ें हम आप सबके साथ डिस्कस करेंगे। तो मैंने अभी एक एग्जांपल से समझाया कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज इक्वल टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, चलो अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की डेफिनेशन लिखते हैं हम। हाँ, लेम्मा कहें या फिर थियरम कहें, दोनों बात देखी है। ठीक, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। ओके, गिवन two positive integers a and b, given two positive integers a and b, given two positive integers a and b, there always exist unique integer, there always exist unique integer q and r satisfying the relation a is equal to b into q plus r, where r is greater than or equal to 0 and always less than b। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, दो पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है a एंड b, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r satisfying the relation a is equal to b into q plus r, where r is greater than or equal to 0 and always less than b, जहाँ पे r जो है या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा और हमेशा जो है b से छोटा होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से फिर हम इसे समझते हैं। इसमें मैंने बोला गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r satisfying the relation a is equal to b into q plus r, where r is greater than or equal to 0 and always less than b। इसका कहने का क्या मतलब है? चलो, दो पॉजिटिव इंटीजर मैंने ले लिया, दो पॉजिटिव इंटीजर में क्या लिया था मैंने? डेफिनेशन में a और b। अब a और b को मैं किसी नंबर से रिप्लेस करूंगी। ठीक है, ए और बी मैंने एग्जाम्पल में लिया था। ठीक है, इधर मैं एग्जाम्पल वाला पार्ट लिखूंगी, इधर मैं डेफिनेशन वाला पार्ट लिखूंगी, इधर मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको बताऊंगी। ए एंड बी, अब मैं ए को ले लेती हूँ 10, ठीक है, बी को ले लेती हूँ मैं 3 ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोला है देयर ऑलवेज एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, यहाँ पे देयर ऑलवेज एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, मतलब क्यू और आर आपके हमेशा यूनिक रहेंगे। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाइंग द रिलेशन ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, सेटिस्फाइंग द रिलेशन ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और जहाँ पर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन बी। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 10 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ डिवाइड करके बता देती हूँ, 3 3 ज़ा 9 1। 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? दिस इज द डिवाइजर 3 इंटू 3 प्लस 1, राइट। अच्छा,
3 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है, 3 इंटू 3 प्लस 1, ये आपका ए है, ठीक है, 3 ये ए है आपका, ठीक है, ये आपका बी है, 3 को जो है मैंने बी माना है तो इसको बी लिख दूंगी, ये आपका क्या हो जाएगा तब, क्यू होगा, है ना, ये आपका क्यू है, क्यू कुछ नहीं है, दैट इज कोशेंट, ठीक है, 1 आपका क्या है, रिमाइंडर है, तो 10 और 3 मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर लिए, इसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। देखो a की जगह मैंने 10 रखा, b की जगह जो 3 है, q आपका क्या आया है, 3 आया है, रिमाइंडर कितना आया है, 1 आया है। अच्छा, जो लास्ट वाली कंडीशन है जिसमें कह रहा है कि r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन b, तो यहाँ पे r चेक करो, आपका क्या है, r की वैल्यू आपकी 1 आई है, ठीक है, तो r इज ग्रेटर देन 0, r इज ग्रेटर देन 0 और लेस एंड लेस देन b, r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, तो यहाँ पे आपका r जो है 0 से बड़ा है, 1 है, और चेक करते हैं क्या r आपका b से छोटा है, तो b यहाँ पे कितना है, 3 है, r यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 इज लेस देन 3 विच इम्प्लाइज r इज लेस देन b। क्लियर? एक और एग्जांपल से समझाते हैं हम आपको। सिक्सटीन ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 16 आपका क्या है, a, बड़ा नंबर हमेशा a रहेगा, b आपका 4 है, ठीक, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, फिर से डिवाइड करती हूँ, 4 4 जा 16, वही चीज अप्लाई हो रहा है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो डिवाइडेंड हियर 16, ठीक है, डिवाइजर कितना है, 4 है, कोशेंट कितना है, 4 है, ठीक है, रिमाइंडर कितना है, 0 है, ठीक, ए और बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, दिस 16 आपका ए है, ये बी है आपका, ठीक है, 4 आपका कोशेंट क्यू है, आर आपका 0 है। अच्छा, जो बात इसने कही थी, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, जब मैंने ए और बी अभी 16 और 4 लिया है, तो जो आपका कोशेंट आया वो 4 आया है और रिमाइंडर जो आया आपका वो 3 आया। जो पहला एग्जाम्पल लिया था उसमें जो कोशेंट था और रिमाइंडर था वो दोनों उसकी वैल्यू अलग थी। ऐसा नहीं है कि जो कोशेंट इसमें आया है और जो कोशेंट और रिमाइंडर इसमें आया वही कोशेंट और रिमाइंडर उसमें आ रहा है, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, क्यू एंड आर ऑलवेज यूनिक। तो यहाँ पे b इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, r इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, r इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या r जो है b से छोटा है, यानी कि क्या रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा है, तो r आपका 0 है और आपका b जो है क्या है, 4 है, दैट मीन्स रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। क्लियर? तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज हम क्यों करते हैं, ठीक है, ये भी हम बताएंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज किसी दो पॉजिटिव नंबर के HCF को फाइंड आउट करने के लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, जब क्लास 6-7 में आप सब ने LCM और SCF निकाला होगा, ठीक है, तो LCM और SCF निकालने के लिए आप सब ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया होगा। SCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, HCF इज नथिंग बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अब क्लास 10 में हम HCF निकालेंगे दो पॉजिटिव इंटीजर्स का बाय द यूज ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, now see what is Euclid's division algorithm. Euclid's division algorithm, चलो यूक्लिड्स डिवीजन, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब ये एल्गोरिथम क्या है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि व्हाट इज एल्गोरिथम। तो एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड steps to solve given problem. एल्गोरिथम क्या होता है, इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, सीरीज ऑफ, और वी कैन से दैट सीरीज ऑफ steps to solve
the problem, to solve the given problem or to solve the problem, series of steps to solve the problem. ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हटा के एल्गोरिथम यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है वो मैं बताने जा रही हूँ आप सबको. Euclid's division algorithm, it is the technique to compute the or to find the highest common factor of two positive integers a and b. ठीक है, if d is the highest common factor of a and b, if d is the highest common factor of a and b, if d is the highest common factor of a and b, if d is the highest common factor of a and b, then d divides both a and b. ठीक है, तो what is Euclid's division algorithm? It is the technique to compute the highest common factor. It is the technique to compute the highest common factor of two positive integers a and b. किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे कि a और b का अगर हमें HCF निकालना है तो उसके लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे. ठीक है, अच्छा, अगर a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर d है, देन d डिवाइड्स बोथ a एंड b. एक एग्जांपल से समझाते हैं हम आपको. जैसे मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया. ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर मैंने ले लिया 2 एंड 4. ठीक है, 2 एंड 4 मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया. ठीक, अब इसका HCF क्या होगा? 2 होगा. ठीक है, इनका HCF क्या होगा? HCF विल बी 2. ठीक है, देन दिस 2 विल डिवाइड बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स 2 एंड 4. ये 2 आपका इसको भी डिवाइड कर देगा, ये 2 आपका इसको भी डिवाइड कर देगा. ठीक है, तो ये A है, ये B है, ये D है. तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इफ D इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इफ D इज द highest common factor, if d is the highest common factor of a and b, then d divides both a and b. तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं. d आपका क्या है? 2 है. 2 आपका 2 को डिवाइड कर देगा, 2 आपका 4 को डिवाइड कर देगा. कहने का मतलब d आपका a को डिवाइड कर रहा है और d आपका b को डिवाइड कर रहा है. तो यही यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है. ठीक है, अब हमें कोई दो पॉजिटिव नंबर दे दिया गया, उसका हम HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए 3 स्टेप्स हमें याद रखने हैं. स्टेप्स टू फाइंड आउट HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b. नाउ वी विल रीड स्टेप्स टू फाइंड आउट HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b. Steps to find out HCF of two positive integers A and B. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा we find a is equal to b into q plus r. ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? इफ r is 0, भी बताऊंगी. इफ r is 0 then b will be the then b is the HCF of a and b.
ए एंड बी, ठीक। थर्ड स्टेप क्या है, इफ आर इज नॉट जीरो कंटिन्यू step, or we can say that continuously apply Euclid's division algorithm. If r is not equal to 0, continuously apply Euclid's division lemma. Continuously apply Euclid's division lemma till the remainder is not 0. Till the remainder is 0. Divisor at this step will be the step is the SCF of A and B. Divisor at this step is the SCF of A and B. तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई दो नंबर दे दिया गया है A और B, दो नंबर दिया गया है A और B, उनका हमें SCF फाइंड आउट करना है। तो पहले स्टेप पर हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा लगाएंगे। तो जब यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा लगाएंगे तो ए को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, राइट। अगर पहले ही स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 है तो जो यहाँ पे डिवाइजर यहाँ पे क्या है, बी है, बी विल बी द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। और अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं है देन आपको फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा हर स्टेप पर अप्लाई करना है, और तब तक अप्लाई करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। मान लीजिए थर्ड स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो थर्ड स्टेप में जो आपका डिवाइजर है दैट विल बी द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ठीक है।